गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। तो एक बार फिर से आप जुड़े हैं हम लोगों से टाइम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। और आपको पता होगा, रेगुलर बैच ज्वाइन करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन में टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, आज की जो क्लास है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आज की जो क्लास है, ये क्लास हमारी चल रही है एनटीपीसी के प्रैक्टिस बैच में और साइंस स्पेशल के प्रैक्टिस बैच में। ठीक है, चलिए। तो मैं पहले 3 या 4 क्लासेस एज ए डेमो के तौर पर मैं बायोलॉजी की ले चुकी हूँ, लेकिन केमिस्ट्री की मुझे लगता है दूसरी क्लास है मेरी इस बैच में, है ना? तो कोई बात नहीं, आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम केमिस्ट्री के भी आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस करवाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन के थ्रू मुझे देख रहे हैं, जिन बच्चों ने ये बैच परचेज करा है, हमारा प्रैक्टिस बैच जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी जस्ट आपको डीपी सर ने क्लास लेकर मैथ्स की क्लास करी थी आपने, और आज मैथ्स और साइंस की क्लास थी 2, लेकिन कल आप नोट कर लेना, कल आपकी क्लास होगी। मैं भी आपको टाइमिंग नोट करवा देती हूँ सारी चीज़ों का, कि जो कल आपकी क्लास होगी यहाँ पर किस सब्जेक्ट की होगी। कल का टाइमिंग नोट कर लीजिए, एनटीपीसी टारगेट बैच के लिए। और साइंस वालों की तो एक क्लास होती है वैसे ही। तो बच्चों, कल आपकी 7 से 8 में मैथ्स चलेगा, ध्यान से नोट कर लेना। 8 से 9:30 में फिजिक्स चलेगा। कल मेरी नहीं होगी क्योंकि मैं 3-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली ले रही हूँ। और दिन में 1 से 2 बजे में आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास होगी। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना आप अच्छे से। और ये जो बैच है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये एनटीपीसी के लिए 2 बैचेस हैं। दोनों बैच में किसी को डिफरेंस नहीं मालूम है, उनको मैं बता दूं कि ये वाला जो बैच है, इसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हम, चाहे वो साइंस की थ्योरी हो जिसमें तीनों सब्जेक्ट हो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे यहाँ पर मैथ्स हो, चाहे यहाँ पर रीजनिंग हो। ये कंप्लीट थ्योरी का बैच है। अगर किसी को थ्योरी समझ में नहीं आती है और उसको आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, और जो एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होने वाले हैं 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से, जो आपके जैसे कि संभावना है आपके पेपर होने की। दूसरा है प्रैक्टिस बैच, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस होती हैं सारे सब्जेक्ट की डेली। ठीक है, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में ये होता है कि एक दिन में 2 क्लास करवाते हैं हम, चाहे बायो केमिस्ट्री का हो, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री हो जाए, कैसे भी हो जाए वो। बाकी मैथ्स रीजनिंग रेगुलर चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए इस बैच के बारे में। ये सारे बैच आपको मिलने वाले हैं कहाँ से? हाँ, कल फिजिक्स का क्लास होगा। जो बच्चे बोल रहे थे मैम फिजिक्स का क्लास, कल आपका फिजिक्स का क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। चलिए, तो अब हम इसके बाद आपसे बात करें तो बच्चों, कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे साइंस स्पेशल, तो ये साइंस स्पेशल बैच है। कंप्लीट आपका फोकस है, आपका यहाँ पर जितने भी सारे बैचेस हैं, इन सारे बैचेस में साइंस आपका जो है वो सारा काम में आएगा। इसके अलावा मैथ स्पेशल का प्रैक्टिस बैच है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सुजीत सर का। इसके अलावा आपको नेक्स्ट बैच के बारे में बात करूं तो यहाँ पर रीजनिंग का बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैथ्स का बैच है। ये दोनों बैच बच्चा सेपरेट बैच है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। किसी बच्चे को सिर्फ रीजनिंग करनी है, रीजनिंग ज्वाइन कर लीजिए। किसी को मैथ्स करनी है, मैथ्स ज्वाइन कर लीजिए। फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम फिजिक्स स्पेशल बैच जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हों, प्रैक्टिस क्लासेस भी हों, किसके लिए? आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स का बैच है जो स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से। इसको एनटीपीसी से पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी, थ्योरी भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, जिसका अमाउंट 399 है। अंकुर सर पढ़ाएंगे। अंकुर सर को आप सब जानते होंगे यहाँ पर टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए। उसके बाद बच्चों हिस्ट्री स्पेशल है, पीसीएस वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोचिंग की यही खासियत बात है कि हमारे कोचिंग सेंटर में 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े लेवल का। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो क्लास के क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से एग्जाम के? एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीपीओ और एएलपी। इन सब के लिए जो प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, चलो। मैम कॉम्बो पैक है बच्चा, आप कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं अभी आ रही हूँ।
तो बच्चों, तो आज के क्लास के क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री के हैं, ध्यान से नोट करना है। वही 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। ये हमारी सारी की सारी सोशल साइट्स हैं, आप इन पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए अगर किसी को नहीं मालूम है कि आज की क्लास का मैं पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड करवाती हूँ, सुबह 10 बजे आपको इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, साइंस विद काजल सिहाग। अच्छा, फॉलो काजल मैम टेलीग्राम, या फिर आप साइंस विद काजल सिहाग नाम से होगा, आप देख लेना। और उसके अलावा आप हमारा ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके डाउट है वहीं पर छोड़ दो, हम सब आपका रिप्लाई कर देंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओहो कुछ ज़्यादा ही, ये देखो टाइम्स का लोगो भी चमक रहा है। चलो बच्चों, ओह वाह, आतिशबाजी, बड़ा अच्छा काम करा है आज तो हमारी क्लास में। चलो, ये सब हमारा एक बहुत ही मेहनती बच्चा है, वो सब ये सारे काम करते हैं बच्चों। हमें तो कुछ आता नहीं है इन सब चीज़ों में, हमें सिर्फ पढ़ाना आता है। अरे भाई आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। ओके चलो, बड़ा मजा आएगा आज तुम लोगों को, है ना? ऐसा लग रहा है पटाखे चल रहे हैं। चलो तो क्लास स्टार्ट करें भाई। एप्लीकेशन के कमेंट्स एक साइड लगा दो, यूट्यूब के एक साइड लगा दो, और जहां पर भी जो बच्चा बदतमीजी से बात करे उसे तुरंत ब्लॉक कर दो, ठीक है? हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ढंग के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए हमें यहाँ पर। मैम यूपी सरकार के लिए कुछ बोलो। भाई बहुत बोला है हमने, आगे भी बोलेंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं जिस चीज़ के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब एकदम कंफर्म हो जाएगा तो हम इसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है? अभी कुछ नहीं बोलेंगे बच्चों। चलो, तो आज की क्लास को जो यूट्यूब से देख रहा है वो जल्दी से इसको लाइक कर दे और इसको शेयर भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े यहाँ पर। कहाँ गए वो एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे जो मुझसे हर दिन मेरा दिमाग खाते थे और कहते थे मैम कब डेट आएगी एनटीपीसी ग्रुप डी की? अब आपकी डेट भी आ चुकी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। और बच्चों, मैं ये कह रही हूँ, आपके पास 80 to 85 डेज हैं। इन दिनों को अपने आखिरी दिन मानो। आखिरी दिन मतलब किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए आखिरी दिन। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश की क्या हालत होती जा रही है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे सरकारी नौकरी कितनी आएंगी, क्या आएंगी, सब कुछ कंफर्म भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो एग्जाम की वैकेंसी निकली हुई है उसको आप आखिरी दम मानकर आप ऐसे जोर लगा दो कि बस इस साल एनटीपीसी ग्रुप डी आर पार। पता है ना आपको, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 42 लाख फॉर्म भरे गए हैं, है ना? तो आपको जितनी वैकेंसी है उतने में आना है। चलो, आज मेरी पहली क्लास है। जो पहली क्लास वाले हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज केमिस्ट्री की क्लास है, कल बायो की थी, कल फिजिक्स होने वाली है, ठीक है? अब बच्चों, मेरी क्लास में बैठने के लिए आपके पास कुछ हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, ठीक है? पेन कॉपी लो, जो मैं साथ साथ में नोट करवा रही हूँ हर एक चीज़ नोट कर लेना। सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चंस मैं सारे आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, सबको नोट कर लेना, आराम से आंसर देना। कोई भी यहाँ पे बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी करेगा उसको तुरंत हमारी टेक्निकल टीम यहाँ से ब्लॉक कर देगी। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो, क्योंकि कुछ आते हैं, पता नहीं, कुछ तो आसपास के मुझे लगता है लोग ही होंगे और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता है। चलो, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एप्लीकेशन वाला बच्चों का कमेंट एक साइड लगा दो, मुझे दिखा दो। चलिए, जल्दी से फटाफट आप शेयर कर दो और लाइक कर दो इस क्लास को, ठीक है? लाइक का मतलब होता है आपको समझ में आना। अभी नहीं करो, क्लास जाते जाते कर जाना, ठीक है? समझ में आए तो कर जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। और बट शेयर कर दो इसको। यहाँ पर मुझे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो बच्चे हमारे चैनल के थे वो सारे बच्चे मुझे यहाँ पर चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 रेड कलर से लिखूँ, आपको दिख जाएगा ना यहाँ पे, या वाइट से लिखूँ? चलो, रेड से लिख लेते हैं। देखो, आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम? कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियम की खोज की? जल्दी से आंसर दो। कि आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में आपसे पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियम की खोज की है। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियम की खोज की है? आंसर दो जल्दी से, आप जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियम की। रेडियम क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं? आप जानते हैं कि जो आपका जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला तो इसके बारे में पॉइंट नोट करो कि इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो एलिमेंट्स जो
अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, जो अपने आप टूटते रहते हैं, और टूटने के बाद उनसे बच्चों अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। ऐसे तत्व है जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, और जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं इस नेचर के अंदर, जो अनस्टेबल एलिमेंट हैं, और वो स्टेबल होने के लिए अपने एटॉमिक मास को, कुछ एटॉमिक मास जो है वो अल्फा बीटा और गामा विकिरणों के रूप में उसका उत्सर्जन करते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब आपसे पूछा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी खोज किसने की? आप बताएंगे मैडम मैडम आप यहां पर बताएंगे मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी के हस्बैंड हैं जिनका नाम है मैडम पायरे, और सर पायरे। तो आप बताएंगे यहां पर मैरी क्यूरी, और दूसरा यहां पर पैरी क्यूरी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने खोज की थी किसकी? रेडियम की। कब की थी? तो आप लिख सकते हैं 2 दिसंबर 1998 को, 2 दिसंबर 1998 को खोज की थी। अब अगर मैं आपको रेडियम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूं तो बच्चों वो बातें आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ अपने कॉपी में, कि रेडियम के बारे में हम क्या क्या नोट करें। जो रेडियम होता है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के पीटी के कौन से ग्रुप में आता है? आप बताओगे ग्रुप नंबर 2 में आता है। समूह नंबर 2 का एलिमेंट है ये। और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? आप बताओगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो 2 नंबर का ग्रुप है उसमें ये आता है। इसकी खोज मैडम क्यूरी क्या बोल रहे हैं, मैडम पायरे, लाइट चेंज कर दो, कलर ये चेंज नहीं होगा। मैडम पायरे और उनके मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पायरे ने की थी, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बारे में, क्या क्लास सही चल रही है? कुछ इश्यू आ रहा है क्या लाइट वाइट का? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। यहां से ठीक है यार क्लास। चलो अब बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कोई बता सकता है मुझे कि रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है? देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। ये 88 नंबर पे आता है, 88 नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बता देंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। इतने में मैं एक बार क्लास चेक करवा लूँ, सही चल रही है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। तो ये तो बात सीधे ही बोल देते हैं आप, पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लो मैम, बच्चे ये बोल रहे हैं। ओके हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इन केमिकली ए मिक्सचर ऑफ। जो कैंडल्स आती हैं हमारे घरों में, जो हम दिवाली वगैरह पे कैंडल जलाते हैं, उसके अंदर जो वैक्स यूज होता है, जो वैक्स यूज हुआ है, तो वो किस टाइप का केमिकली वो किसका मिक्सचर होता है? कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कि जो हमारे घरों में कैंडल है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो किस टाइप का यहां पर आपसे पूछा है मिक्सचर है? वो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और वो कहां से मिलता है? वो कहां से मिलता है? चलो इसका आंसर बताओ मुझे यहां पर कि क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे यहां पर सी बता रहे हैं, राधिका ने बताया है सी, और दूसरा डी बता रहा है। कौन बता रहा है ये डी? हाँ जी बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? सी एंड डी। दूसरे का डी, कुछ बता रहे हैं बी तो नहीं होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं हो सकता। एक बोल रहा है डी। बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे घरों में कैंडल आती हैं, जो हमारे घरों में मोमबत्ती आती हैं, उसके अंदर कौन से कार्बन यूज होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये सुन लो। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हों। और कौन से? तो यहां पर आप बताएंगे एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन्स काम में लिए जाते हैं। जो आपकी मोम बोले तो मोमबत्ती, वो कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई होती है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि यहां पर जो वैक्स यूज होता है वो कौन सा? तो यहां पर जो वैक्स यूज होता है वो होता है पैराफिन वैक्स। आप लिख लीजिए इस चीज को, यहां पे नोट कर दूं, पैराफिन वैक्स यूज होता है। और ये पैराफिन वैक्स कहां से निकलता है बच्चों? जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो वहां पर ये निकलता
मिलता है। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें पैराफिन वैक्स मिलता है और इसी पैराफिन वैक्स के अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इस चीज को नोट कर लो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक स्ट्रेट चेन बने, एक सीधी श्रृंखला बने। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक स्ट्रेट चेन के द्वारा जुड़े हुए हों, जो एक सीधी श्रृंखला के द्वारा जुड़ी हुए हों। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मीथेन, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इथेन, एल्केन एंड एल्काइन, सारे के सारे एल्केन एंड एल्काइन यहीं पर इसका एग्जाम्पल आता है। जैसे प्रोपेन, जैसे ब्यूटेन, और ये ब्यूटेन होती है सिगरेट लाइटर गैस। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिगरेट के लाइटर में, अच्छा ग्रीन पेन यूज करो, क्या हो गया आज मेरे, तुम लोग भी ना, अब ठीक है ग्रीन यूज कर लूं फिर दिख जाएगा तुम लोगों को, ठीक है चलो मैं चेंज कर देती हूँ। अब सुन लो बच्चों ध्यान से, मैं अलग पेज पे आंसर अलग पेज पे दे देती हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए देखो इस चीज को आप ऐसे नोट करेंगे। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि जो कैंडल हैं, जो मोमबत्तियां होती हैं, उसमें किस प्रकार का वैक्स काम में आता है, तो पैराफिन वैक्स काम में आता है। अब ये पैराफिन वैक्स कहाँ से मिलता है, ये हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं। जब हम पेट्रोलियम की, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसकी जब हम रिफाइनिंग करते हैं तब हमें वहां से कुछ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, तो ये होंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, मतलब वहां पर बेंजीन वगैरह ये सब सारा सर्कुलर फॉर्म में ना हो, स्ट्रेट चेन में हो। ओके, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें पैराफिन वैक्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मीथेन, यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं एल्काइन, सारे के सारे, तो आप ये लिख सकते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इन्हीं सबसे, इन्हीं हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए यहाँ पर। अरे भाई ठीक है, अब ठीक है, अब ग्रीन से सबको दिख रहा है, अब किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा पहला क्वेश्चन निकल गया क्या बाबा, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। कुछ ज्यादा ही आतिशबाजी हो गई आज हमारी पीपीटीज में। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। जो एप्लीकेशन से कमेंट कर रहे हैं उनको आपस में आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास आपके सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स ले रही हूँ, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर बच्चों को जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम रेगुलर आपके पास क्लास लेकर आ रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए, है ना। बट ये क्लास 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू होंगी, उसके बाद हमारे पेड कोर्सेज में क्लासेस चलेंगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, निष्क्रिय गैसेस, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस क्या होती हैं, वो गैस या वो एलिमेंट जो गैस की फॉर्म में होते हैं लेकिन वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे तत्व जो गैस की फॉर्म में होते हैं और जो कभी भी किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करें, अभिक्रिया ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि इन सब एलिमेंट की वैलेंसी होती है 0, इनकी वैलेंसी, इनकी संयोजकता 0 होती है। और ये कहाँ आते हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं। और लास्ट वाला ग्रुप बोले तो जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप भी बोलते हैं। अब 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी, इनकी संयोजकता 0 होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी वैलेंसी, जिनकी संयोजकता 0 हो और जो कभी किसी अदर एलिमेंट के साथ ना ही तो कंबाइन हो, ना कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म करें, ऐसे एलिमेंट्स को हम स्टेबल
स्टेबल एलिमेंट्स या जो गैसेस की फॉर्म में हैं तो उन्हें इनर्ट गैसेस, जीरो गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, स्टेबल गैसेस, कोई भी नाम दे दो, जीरो वैलेंट गैसेस, कोई भी नाम दे दो इनको। और ये सब कहाँ आते हैं? तो ये आवर्त सारणी के सबसे आखिरी वाले ग्रुप में। और सबसे आखिरी ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 18। ये 18वें ग्रुप में आते हैं, आवर्त सारणी के सबसे आखिरी ग्रुप में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी होती हैं इनर्ट गैसेस, फिर हम इनका सीक्वेंस बताएंगे आपको। तो कितनी होती हैं यहां पर नोट करो इस चीज को ऐसे। आपको स्कूल में आपके टीचर ने याद करवाया होगा, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, याद करा है? हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। देखो बच्चों, एक नंबर पे आता है हीलियम, हीना। दूसरे नंबर पे इसके बाद हीलियम, नियोन आएगा बच्चों। उसके बाद आता है आर्गन, उसके बाद आता है क्रिप्टॉन, उसके बाद आता है ज़ेनन, उसके बाद आता है रेडॉन। और उसके बाद में एक नया नोबल गैस का खोज हुआ है। जरा कमेंट करके बताना कौन सा नया नोबल गैस खोजा गया है। चलो जल्दी बताओ। यहां पर एक न्यू नोबल गैस, मैं सिंबल लिख दूं, OG, AgOG वैसे। और ये हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 118 है, 118 नंबर पे आता है। चलो जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, पढ़ा है ना? प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पढ़े हैं तो बताओ बच्चों, जल्दी बताओ सबसे आखिरी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। या मैं बोलूं एक नया नोबल गैस कौन सा खोज हुई है? कौन से नए नोबल गैस की खोज हुई है? प्लीज वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ रात के 10 बजे, तो मुझे यहाँ पर सारे के सारे वो बच्चे चाहिए जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मैंने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। वो सारे बच्चों को तक ये क्लास पहुंचा दो, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है। ठीक है, चलो बताओ न्यू नोबल गैस कौन सा खोज हुआ है? कुछ को किसी को पता है? ओके, मैं देखती हूँ किसी का कमेंट। OG, OG का फुल फॉर्म बोलो। सिंबल तो मैंने ही लिख दिया, फुल फॉर्म बोलो इसका, जल्दी बताओ। हो किसी ने सही नहीं बोला, सही बोला होता तो मैं अभी तक उसका नाम दे लेती, ऑगेंसन। बिल्कुल, एक बच्चे ने सही बोला। तो ये न्यू नोबल गैस है बच्चों, इसको ऐड कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पीरियोडिक टेबल का आखिरी तत्व, आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व कौन सा है? OG। और OG क्या होता है? एक नोबल गैस होती है। तो पहले कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, पहले 6 थी, लेकिन अब हम कितनी बताएंगे? 7। आप इसको याद करने का तरीका याद कर लो। देखो, हीना, हीना और सारे याद करवाए होंगे ना आपके टीचर ने। करीना, करीना, का जोड़ दो बस, KR से करीना, और इस X से बना दो एक्सरे, और इसको बना दो रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यही सीरीज होती है बच्चों ऐसे ही। तो अब आप देख लो किस में है, कौन से ऑप्शन में। बट ये नया वाला नोबल गैस को ऐड कर देना बस। अब देखो कैसे, तो आपको इनका सीक्वेंस पूछा है इनर्ट गैसेस का, तो क्या क्या आएगा जरा ऑप्शन बताना, कौन सा सही होगा? हीना नहीं, आर्गन पहले, ये तो गलत हो गया है ना। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, कौन सा सही होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपने कॉपी में क्या नोट करेंगे कि नोबल गैसेस कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, पीरियोडिक टेबल के आखिरी एलिमेंट, आखिरी ग्रुप में आती हैं। और कितनी होती हैं? स्टार्टिंग होती है हीना से, मतलब He, हीलियम से होती है। अच्छा, इनका फुल फॉर्म पता है आपको कि नोट करवाऊं? अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो प्लीज नोट कीजिए मेरे साथ। हीलियम, He होगा हीलियम। चलो दूसरा देखो, Ne, नियोन। नियोन कहाँ काम में आता है? नियोन, आजकल जूतों में नियोन आ रहा है। रात को आप देखते हैं किसी भी दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, लाइट चमकती है, आप वहां जाते हैं रोड पे, रात को अंधेरे में रोड पर एक पट्टी लगी हुई होती है जो अंधेरे में चमकती है, वहां सब नियोन काम आता है। AR को बोलते हैं आर्गन। आर्गन कहाँ काम आती है? आपके बल्ब में आर्गन भरी जाती है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। उसके बाद क्रिप्टन, KR, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। Xe को बोलते हैं ज़ेनन। ज़ेनन प्रोनाउंस करते हैं इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजनबी गैस, कुछ कंट्रीज में है कुछ में नहीं है। Rn, रेडोन, रेडोन। और लास्ट वाला OG का फुल फॉर्म पहले ही बता चुकी हूँ, जिनको फुल फॉर्म नहीं आती नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑप्शन इज डी। मैम आप इतना जल्दी क्यों करवा रही हैं?
मैम आप बहुत जल्दी चल रही हैं, इसलिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है और आपको एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम लोगों को मेरी स्पीड मैच नहीं कर रही, इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तुम लोग जाओ थ्योरी बैच ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज, जल्दी आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू? कौन सा एक कंपाउंड है, कौन सा एक यौगिक है जो लिटमस पेपर को के रंग को लाल से नीला कर देगा? बच्चों पता है आपको कि ब्लू लिटमस पेपर पर जब आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, कोई भी अम्लीय सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप कभी रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी बेसिक, कोई एल्कलाइन, कोई क्षारीय यौगिक काम, कोई क्षारीय सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब देखो बच्चों, एसिड डालोगे तो ब्लू से रेड जाएगा, बेस डालोगे तो रेड से ब्लू होगा। पहला ऑप्शन है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना, रेड टू ब्लू, मतलब लाल से नीले में जाना है। कहने का मतलब हमें बेसिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कोई बेसिक कंपाउंड होना चाहिए। पहला है एसिटिक एसिड, एसिड आ गया, एसिड तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, गलत। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, गलत। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ नंबर के ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी गलत। भाई तू क्या चाहता है? रुक जा, देखो, अच्छा ये करते तो लिखा ही नहीं जाएगा ना। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये केमिस्ट्री में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे प्रबल क्षार माना जाता है बच्चों ये, क्योंकि इसका pH वैल्यू 14 होता है, 14, 14। बताओ सही हो रहा है? मामला सही चल रहा है? ठीक है। अगर इससे ढीला चल रहा है मामला तो समझ जाना तुम्हारी तैयारी ढंग की नहीं है, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अब मैं इतना ही स्पीड में करवाऊंगी, जब जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी इतने स्पीड में करवाऊंगी, ठीक है। चलो, अब तुम्हारी गलती है, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो इतनी देर में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बस थोड़ा सा ये पटाखे से फूट रहे हैं आज, इनमें टाइम लग रहा है। देखो कितनी बढ़िया PPT बनाई है यार, आज दिल खुश कर दिया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, परमाणु को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट का था? जल्दी बताइए। एटम्स को सिर्फ आप कंबाइन कर सकते हैं, आप उनको अरेंज कर सकते हैं, या आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एटम्स को ना ही तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप उनको बना सकते हैं। एटम जो परमाणु होते हैं, आप उनको कंबाइन कर सकते हैं किसी अदर के साथ, ठीक है, कंबाइन जोड़ सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको अरेंज सेपरेट कर सकते हैं, उन्हें आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन परमाणुओं को ना ही तो आप बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डाल्टन, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, जल्दी से फास्ट आंसर दो, ठीक है, जल्दी आंसर दिया करो, गलत आंसर देते ही नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 का ऑप्शन क्या लिख लोगे? डाल्टन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। मैं देख रही हूँ तुम लोग कितने ढंग की तैयारी है तुम्हारी, चाहे कहीं से पढ़े हो, मुझे उसका मतलब नहीं है, मुझे तो तैयारी आपकी ढंग की चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जो बच्चा यहाँ पर सही आंसर दे रहा है सबको शाबाश। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर दो अगेन। द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर एग्जाम में रिपीट होता है। देखो केमिस्ट्री की एक खास बात बताऊं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आज जितनी भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, जितने बैचेज में, या मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं, उनके क्वेश्चंस देखे हैं, मैं आपको एक बात यहाँ पे नोट करवा दूं, कोई अलग केमिस्ट्री नहीं आती, सेम क्वेश्चंस हैं, उसी के इर्द गिर्द आपकी केमिस्ट्री घूमती रहती है। 3 चैप्टर ढंग से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन 70% क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल ढंग से घोट के पी जाओ। नंबर 2 पे आप पढ़ लो मेटल्स नॉन मेटल्स। नंबर 3 पे आप
एसिड बेस सॉल्ट वाला, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। 70% केमिस्ट्री वहीं खत्म हो जाएगी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों की। अब यहाँ पर एकेडमिक्स तो पढ़ना नहीं है ना, ठीक है। चलो बताओ, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए कौन सा कंपाउंड काम में लिया जाता है बच्चों? कृत्रिम वर्षा, पता है ना, दुबई चाइना सब करवा चुकी हैं, थोड़े दिन पहले हमने भी कोशिश की थी, है ना, याद है तुम लोगों को? चलो, लेकिन हमारी कंट्री में हो नहीं पाई थी। चलिए, कौन सा कंपाउंड यूज होता है? सबसे पहला किसका कंपाउंड यूज होता है? एजी का। एजी ओजी, एजी बोले तो सिल्वर, सिल्वर बोले तो चांदी, तेरी तो चांदी चांदी है वैसे ही, ठीक है। और ओजी किसका सिंबल है? ऑर्गेन्सन। चलिए, सिल्वर का कंपाउंड यूज होता है, लेकिन सिल्वर के 3 कंपाउंड होते हैं, यहां पर कौन सा यूज होगा? जल्दी बताओ। सिल्वर आयोडाइड, AgI, यहां पर काम आता है AgI। तो AgI को काम में लिया जाता है फॉर क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन। कभी पता है आप लोगों को कैसे होता है? एक दिन मैं आप लोगों को ना 3D वीडियो बना के लाऊंगी, यहाँ पर दिखाऊंगी आपको आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये वाला कॉन्सेप्ट ना। देखिए, AgI, अब इसके साथ और क्या काम में लिया जाता है? अकेला AgI नहीं करवा सकता, लिख लेना NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में सॉलिड CO2, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये तीनों काम में लिए जाते हैं, अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस, सॉलिड CO2, तीनों काम में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे सोचते हैं बर्फ भी कभी शुष्क होती है, बिल्कुल होती है। उसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, अलग नहीं होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ आओ, एक मैं सिल्वर के ना मामला ही खत्म कर दूं आज, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता दूं सिल्वर के। देखो, एग्जाम में ना एजी से, एजी का मतलब सिल्वर है, यहाँ पर चांदी, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सिल्वर का एटॉमिक नंबर टाइप कर दो, तो मैं मान जाऊंगी तुम लोगों को कि तुम लोग पढ़ने वाले हो। देखिए, इसके 3 कंपाउंड काम में लिए जाते हैं, मेनली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया AgI, सिल्वर आयोडाइड, कहाँ काम होता है? कृत्रिम वर्षा करवाने में, कृत्रिम वर्षा, ठीक है। दूसरा कहाँ पर होता है? दूसरा कौन सा होता है? AgNO3, AgNO3। पहले इसका केमिकल नेम लिखो, सिल्वर नाइट्रेट। आज तो बहुत क्लास ले ली, थक गए हम। सिल्वर नाइट्रेट, हाँ जी बच्चों, इसका एक नाम और होता है, कोई बता सकता है क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं लुनैर कास्टिक, इसको बोलते हैं लुनैर कास्टिक। AgNO3, क्या क्या? सिल्वर आयोडाइड, AgI, कृत्रिम वर्षा करवाने में, किसके साथ? इसके साथ भी लिख लो बच्चों ना, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। NaCl प्लस सॉलिड CO2, ओनली CO2 नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा AgNO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं या लुनैर कास्टिक बोलते हैं, कहाँ काम आता है? थंब इंक बनाने में। जो लोग अनपढ़ होते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते हैं, जो यहाँ पर कमेंट करने आते हैं वाहियात वाहियात, वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं मेरी कैटेगरी में। थंब इंक, अंगूठे वाली स्याही, अंगूठा लगाते हैं ना वो, या कुछ लोग क्या, वोटर्स इंक, वोटर्स इंक बोलते हैं इसको। आप वोट डाल के आते हैं, आपने वोट डाला होगा ना सरकार बनाने के लिए, तो आपके उंगली पे जो शाही लगती है, जिसको हम अमिट शाही बोलते हैं, अमिट शाही, तो वो क्या, किसकी बनी हुई होती है? आप बताओगे, AgNO3 की बनी हुई होती है। तीसरा देखो, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ काम आता है? फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में काम में आता है। ये लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, तीनों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ले लिया? चलो आगे, चलो एक बार वीडियो को लाइक करो जल्दी से सब लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए यूट्यूब पे। एप्लीकेशन वाले बच्चों, तुम सिर्फ नोट्स बनाओ, तुम सिर्फ नोट्स बनाओ मेरे साथ, ठीक है। चलो, मैम बहुत सुंदर हैं, हर लड़की सुंदर होती है, आपके घर में भी जितनी लड़कियां हैं वो सब सुंदर हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो सुंदर नहीं है, और ऐसा कोई लड़का नहीं है जो सुंदर है ना। चलो अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, चले आगे, क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट। चलो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? तुम लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे ना, जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी करो। जो आपके बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती हैं, अब पढ़ाने लग गई तो तुम्हें क्या हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओह वाह, क्या डिज़ाइन है, क्या सुंदर सुंदर तुम लोगों के लिए हम PPTs बनाते हैं तुम लोगों की यहाँ पर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व काम में लिया जाता है। फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि कैमरा निकाला और सेल्फी ले ली, आजकल का जमाना तो सेल्फी का जमाना है, लेकिन वो याद करो वो जमाना जिस दिन आप फोटो बनवाने जाते थे 5 दिन बाद आपको आपका फोटो मिलता था, फिर आप देखते थे ऐसे, ओ मैं तो ऐसा लग रहा हूं, है ना। तो इस फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड काम में आता है, तो जल्दी बताओ। यहां पर थायो, थायो ढूंढ लो, थायो, थायो एसएच ग्रुप को बोलते हैं थायो ग्रुप। यहां पर सी वाला ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट काम में आता है, सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी के अंदर सोडियम थायोसल्फेट फॉर फिक्सिंग। नेगेटिव देखा है आपने, पहले क्या करते थे पहले के जमाने में, आज आपने फोटो क्लिक करवाया, 4 दिन बाद आपको उसका एक ब्लैक फिल्म मिलता था, एक नेगेटिव मिलता था, फिर उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में फिक्सिंग करवाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट काम में लिया जाता है, और जिसका केमिकल फॉर्मूला लिख लो Na2S2O3, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। और बच्चों ये क्या काम करता है, फिक्सिंग के लिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए सोडियम थायोसल्फेट प्लस AgNO3 दोनों फोटोग्राफी में काम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी आंसर करो बच्चों, कितनी सुंदर पीपीटी बनाई है आज तो। अब आगे से ऐसी पीपीटी लेकर आऊं ना, क्या बोलते हो? वाह यार, तुम लोगों ने तो 4.1 के लाइक कर दिए और तुम लोग देख रहे हो 5000, तो अभी तुरंत इतने 1000 लाइक्स की कमी है अभी। तुम लोग जल्दी से लाइक करो वीडियो को। पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो अगला जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किसने क्लासिफाई किया था? किसने क्लासिफाई किया था? ये तो सबको पता है, या मैं यूं कहूं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किनको माना जाता है? जनक, पीरियोडिक टेबल के जनक, फादर ऑफ पीटी, आवर्त सारणी के जनक। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में रखना स्टार्ट किया? एक टेबल बनाया, समूह है और आवर्त में विभाजित किया उन एलिमेंट्स को। वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे? आप बताएंगे मेंडलीव। यहां पर बहुत सारे बच्चे हेनरी मोजले को सही कर सकते थे अगर ऑप्शन होता तो। याद रखिएगा, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, लेकिन आपसे सिर्फ पीरियोडिक टेबल बोला है। सबसे पहले एलिमेंट्स को कुछ आवर्त में और कुछ ग्रुप में किसने बांटा था? आप बताएंगे मेंडलीव जी ने। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के जनक माना जाता है बच्चों। और अगर एग्जाम में पूछ ले कौन से ईयर में, तो यहां पर ईयर है 1869। लेकिन बच्चों इन्होंने 1869 में ही क्लासिफाई कर दिया था एलिमेंट्स को। लेकिन सबसे पहले एक जर्मन पब्लिकेशन में ये पब्लिश हुई थी ये पीरियोडिक टेबल इन 1872 में। इन 1872 जर्मन जर्नल में इसको पब्लिश किया गया था सबसे पहले, कि लोगों के सामने ये 1872 में सामने आई थी। लेकिन मेंडलीव जी ने बेचारों ने 1869 में बोल दिया था कि मैंने इतने एलिमेंट को ऐसे क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जर्मन जर्नल में सबसे पहले पब्लिश किया गया कब? 1872 में। जैसे आप अभी देखो, कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल बाद हम सुने या 4 साल बाद हम किताबों में पढ़े कि अरे कोरोना का वैक्सीन तो 4 साल पहले ही बन गया था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ और उसके ऊपर रिसर्च चलती की 4 साल बाद उसके रिजल्ट आना लगे। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले 1872 में पब्लिश किया था इसको, उसके बाद तो हर जगह पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। जल्दी से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है, मेरी यकीन मानिए मेरी बात का, इतना ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को। इससे ज्यादा दोगे छूट जाएगा। चलिए इस चीज को यहां लेकर जाते हैं क्योंकि आप लोगों को परेशान कर रहा होगा ऑप्शन दिखाने में। यस, चलो इसको थोड़ा सा बाबा तो यहां आ जा।
अब ठीक है, चलो आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज क्विक लाइम। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं बच्चा? क्विक लाइम को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या नोट करेंगे? इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। चूना 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 कौन सा? लगाने वाला, ना लगाने वाला ना खाने वाला, दोनों ही नहीं है ये वाला। बिना बुझा हुआ चूना, लगाते हैं ना चूना, अरे पान पे तो लगाते हैं ना चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। सुनो, अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो क्विक लाइम पूछे तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। जब आप इसको पानी में डाल दोगे बच्चों बुझ जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पानी में डालते क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसको कहा जाता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, वो चूना जो बुझ गया है, ठीक है, बुझा हुआ चूना। अब सुनो, अब एक चूना आप खाते भी होंगे, बहुत सारे लोग खाते हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स भी खाते हैं। मैंने देखा है कि टीचर्स क्लास में चूना खा के जाते हैं। चूना समझ रहे हैं कौन सा चूना? वो नहीं आते हैं, गुटका वुटका में लगा के हाथ पे मसल के खाते रहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सा खाने वाला चूना होता है बच्चा? ये सीमेंट बनाने में काम आता है। ये सीमेंट जो घरों में हमारी सीमेंट बनती है घर बनाते समय, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है। और खाने वाला चूना ये वाला होता है स्लैग्ड लाइम। ये खाओगे पेट जल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये पान वगैरह के साथ खाते हैं। और लगाने वाला तो चूना आजकल लगा ही रही है हमारे देश की सरकार, बेरोजगारों को चूना ही तो लगा रही है, हम लोगों को चूना ही तो लगा रही है ना। तो लगाने वाले चूने तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बिना खाने वाला ये है और खाने वाला ये है, याद रखिएगा। इसको क्विक लाइम, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करो, जो बच्चे देख रहे हैं। लाइक का मतलब तुम लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है, बाकी लाइक का मतलब तुम लोग मुझे कोई नोबेल प्राइज तो दिलाने वाले नहीं हो, है ना। तो लाइक का मतलब तो सिर्फ तुम्हें मेरी वीडियो समझ में आ रही है। चलो तो बताओ, आपसे क्या पूछा? क्विक लाइम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, अरे वाह। ये क्वेश्चन ना सच में 25 क्वेश्चन है ना, 1 घंटे में हो। अरे रुक जा यार, नीचे आ जा, 1 घंटे में हो जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, साथ में नोट करते जाना सारी चीज़ें। मैं बता रही हूँ, मजाक में नहीं लेने मेरी चीज़ों को। मजाक नहीं करूँगी तो पागल हो जाऊँगी। दिन में 10-10 घंटे पढ़ाना पड़ता है, कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, पागल हो जाऊँगी, घर वाले पहचानेंगे नहीं। हाँ जी, क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो मैम आज पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ, बार बार आना, ठीक है, बार बार आना, लेकिन पढ़ाई करने आना, बकवास करने मेरी क्लास में कोई नहीं आएगा, सबको ब्लॉक करवा दूंगी। मैं वैसे ही बहुत फेमस हूँ ब्लॉक करवाने के चक्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम परमिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर। जो आप पानी पीते हैं उसमें कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी है? अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी है? जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका मैक्सिमम परमिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस समझते हैं? हार्डनेस क्या होता है एक जानते हैं? एक होता है कठोर जल, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिसके अंदर क्या हो। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज हों, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड हों, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, या बाई कार्बोनेट आयंस हों, या इनके हाइड्रोक्साइड हों, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हमारी भाषा में राजस्थान वाले लोग समझते होंगे खारा पानी, है ना, खारा पानी बोलते हैं। तो मैक्सिमम हार्डनेस कितनी हो सकती है जो हार्ड वाटर होता है? उसकी 200। ठीक है बच्चों, इससे कम ज्यादा नुकसान दे सकता है। ओके 200 वाला ऑप्शन सही कराना। पूछा हुआ है ये एएलपी के एग्जाम का, ये एएलपी के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ हार्डनेस वाला अलग चैप्टर है बच्चों, यहाँ नहीं पढ़ा सकती मैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो नेक्स्ट है नेल पॉलिश रिमूवर। जो लड़कियां नेल पेंट हटाती हैं वो क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट हटाने वाली चीज को क्या बोलते हैं? नेल पेंट रिमूवर। देखा है आपने, एक लिक्विड सा आता है, सूंघना मत, ज्यादा सूंघोगे बेहोश हो जाओगे, और नशा भी होता है, सस्ते नशे जानते हैं ना
तो बोलोगे आज मैडम बहुत हंस रही है। सस्ते नशे जानते हैं मैम? बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक बच्चा पॉलीमर होता है। आप यहाँ पर बैकेलाइट कहाँ से ले आए? पॉलीमर के तो क्वेश्चन ही लाई। नेल पेंट रिमूवर, नेल पॉलिश हटाने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? क्या बेंजीन होता है? नहीं होता है। एसिटिक एसिड CH3COH नहीं बच्चा, ये तो उसमें होता है विनेगर में, सिरके में। पेट्रोलियम ईथर नहीं, क्या होता है? एसीटोन। नेल पेंट रिमूवर को एसीटोन, और साफ भाषा में बताऊं तो इसको थिनर बोला जाता है। थिनर, थिनर देखा है? हमारे घरों में हम क्या लाते हैं? हमारे घर में जब हम पेंट करते हैं दीवारों पर, तो पेंट गाढ़ा होता है और उसको पतला करने के लिए हम उसके अंदर एक सॉल्यूशन डालते हैं। उसके अंदर क्या डालते हैं? हम थिनर डालते हैं, और वही होता है नेल पेंट रिमूवर, नेल पॉलिश हटाने वाला। ठीक है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, क्या होता है? एसीटोन। फॉर्मूला लिखना है, कीटोन ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये कीटोन ग्रुप का कंपाउंड होता है, सॉरी, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको नोट करना है तो आप मेरे साथ इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी, इससे नशा भी होता है। आप कभी दिल्ली में आओगे ना, मैंने तो दिल्ली में देखी ये चीज़। दिल्ली में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर रेड लाइट पर बच्चे ना क्या करते हैं, जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ में एक पुड़िया रखते हैं। उस पुड़िया को हाथ पे डाल के रखते हैं, या तो ऐसे हाथ पे डाल लेते हैं, वो गीले कर लेते हैं हाथ को, या वो क्या करते हैं, उस पुड़िया को ऐसे सारा दिन सूंघते रहते हैं। वो सस्ते नशे जिनको बोलते हैं, है ना, कमलेश वाले, वो यही होता है बच्चों, एसीटोन। इसको सूंघोगे तो आपको नशा भी हो सकता है, ज़्यादा सूंघोगे बेहोश भी हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ देखो एक क्वेश्चन और भी बन गया वहां से कि नेल पेंट रिमूवर को हमने दूसरा काम क्या बोला? पेंट को पतला करने के लिए भी हम क्या काम में लेते हैं? आप बताओगे, एसीटोन काम में लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी यहाँ पर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो आप क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं है? अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो लास्ट में आप 4-5 पॉइंट पढ़ते हो कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट होते हैं तो भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप पीरियोडिक एलिमेंट्स की नहीं पढ़ते, या पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में आप नहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिविटी। बच्चा रेडियो एक्टिविटी तो एक अलग चीज हो गई ना। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ मत देखो। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हमारे इस अर्थ के ऊपर या अर्थ क्रस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्थायी हैं। जैसे आपकी शादी नहीं हुई, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप भी अनस्टेबल हैं। आप भी स्टेबल होना चाह रहे हैं, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपकी शादी हो जाए, ताकि आपके बीवी बच्चे आ जाए और आपकी एक फैमिली बन जाए और आप स्टेबल हो जाएं। ऐसे ही बच्चा कुछ एलिमेंट होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो भी बेचारे बोलते हैं कि हमें स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, अपने एटॉमिक मास को, अपने परमाणु भार को कुछ अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में अल्फा बीटा गामा रूप के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज विकिरणों का उत्सर्जन होता है उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये बात तो अलग ही होगी। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, ये सब पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो आप एनर्जी देते हैं, ये कोई एटम है, इस एटम के जो आपके बाहर जो शेल है, उन शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो आपको पावर देनी पड़ेगी। पावर का मतलब वो पावर नहीं है हथौड़े वाली, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये बाहर से दी गई जो एनर्जी होती है यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिविटी क्या होती है? एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जो आकर्षण करने की पावर। छोड़ो ये सब थ्योरी की क्लास की बात है। जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो जैसे यहाँ पर 2 शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपनी तरफ खींचने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आप इतने झमेले में नहीं पड़ो, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देख लेना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर का ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो रात होते होते ऑप्शन का आंसर होने लग जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट? डिटर्जेंट समझते हैं आप, कपड़े धोते हैं जिनसे। कपड़े धोने का मतलब क्या है? सर्फ। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। तो निरमा के अंदर क्या होता है? तो निरमा के अंदर क्या होता है? जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बताइए जरा। हाँ जी, बताएंगे क्या होता है? डिटर्जेंट। साबुन नहीं, कपड़े धोने का साबुन नहीं पूछा है, कपड़े धोने का सर्फ पूछा है, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो बच्चों वो होता है सोडियम सल्फेट। तो याद रखिएगा, जो डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट। लेकिन कपड़े धोने की साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये तो डिटर्जेंट है, Na2SO4। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, Na2SO4। लेकिन अगर पूछे कपड़े धोने की साबुन में, जिनको हम क्या बोलते हैं? हार्ड, कठोर साबुन, इसके अंदर क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कपड़े धोने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है। अब आपकी मर्जी, आप किससे धोओगे? निरमा से धोओगे ना। चलो, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट या सल्फेट आंसर दे दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करो यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, चलो थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं यार। थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आपको धीरे धीरे पढ़ाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ो इतने में। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन और इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। कहने का मतलब है कि आयरन को जब हम आयरन की मेटलर्जी करते हैं, तो आयरन को जब और से निकालते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है? चलिए आंसर कीजिए। आयरन के ओर से, जैसे आयरन के ओर जानते हैं कौन कौन से होते हैं? चलो लिखो आयरन के ओर। बहुत बार पूछे थे, हामेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, मेरे को भी नहीं याद, आज तो मैं भी भूल गई। चलो आओ यहाँ पर लिखवाते हैं हम आयरन के ओर। बहुत बार पूछे जाते हैं और ऑफ आयरन। अब इसको यही नहीं पता कि और क्या होता है। और क्या होता है? और सुनाओ भाई साहब, वो वाला और नहीं है ये। आयरन के अयस्क, लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं? याद करे थे स्कूल में? मेरे को तो स्कूल में याद किए थे, वही पढ़े। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हो सकता है एक दो मैं भूल जाऊं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लीमोनाइट एंड सैडेराइट एंड फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट, ये होते हैं बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये सारे के सारे और होते हैं, ये बच्चों किसकी फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। और ऐसे याद कर लो, ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन बना। तो आयरन की मेटलर्जी हम कौन सी प्रोसेस के द्वारा करते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रोसेस, प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। ऐसे याद कर लो। मैम कौन सा बैच है? ये कौन सा सब्जेक्ट है? ओहो भाई साहब, ये सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। कभी पढ़ा है केमिस्ट्री? हर किसी के बस की नहीं होती केमिस्ट्री पढ़ना, है ना। आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सैडेराइट एंड आयरन हेमेटाइट। ठीक है बच्चा, ये बैच एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच है। टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी बैच भी और साइंस का भी बैच, कोई भी बैच आपको जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा,
आयरन के और होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन याद कर लो। तो आयरन की मेटलर्जी हम किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में हमने 15 क्वेश्चन भी नहीं करे, ये गलत बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फॉस्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इन 4 ऑप्शन में से फॉस्फोरस कहाँ काम आता है? इन 4 ऑप्शन में फॉस्फोरस कहाँ काम आता है? जल्दी बताओ। मैम आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? मैं पहली बार आया हूँ बच्चा। क्लास की टाइमिंग आप टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे इवेंट लगा हुआ होता है आपके पास, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, टाइम्स कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आप बेल आइकन दबा दो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, आप क्लास करने आ जाएंगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन का नाम टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, ये लोगो दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा वहां पर, उस लोगों से। चलिए फॉस्फोरस, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर देगा, मैं मानूंगी उसने ढंग की केमिस्ट्री पढ़ रखी है। सी गलत है बच्चा, सी गलत है, बी भी गलत है। इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, आप कुछ लोग तो जानते होंगे न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बच्चों? आइए यहाँ पर, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री बहुत खतरनाक सब्जेक्ट होता है। मैं जानती, मेरे 4थे सेमेस्टर में था बायोकेमिस्ट्री, बहुत मुश्किल से पास हुई मैं, है ना। तो वही बात है। चलिए देखिए, न्यूक्लिक एसिड वो एसिड जो न्यूक्लियस में होते हैं एक सेल में। थोड़ा सा बायो का पार्ट है लेकिन केमिस्ट्री का भी पार्ट है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है हमें। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, DNA डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड RNA। बच्चों ये किसके बने हुए होते हैं? ये 3 चीज़ के बने हुए होते हैं, बस ये लिख लेना आप। किस किस के बने होते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ काम आता है आपका फॉस्फोरस। यहाँ रुक जा भाई, यहाँ काम आता है आपका फॉस्फोरस। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉस्फोरस होता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके जो बाल हैं ना, आपके जो हेयर्स हैं, बालों में भी फॉस्फोरस होता है। और जब बालों में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है आपके बाल घुंघराले हो जाते हैं, आपके बाल कर्ली हो जाते हैं। ऐसे ही आपने DNA का डायग्राम देखा है, ऐसा होता है, ऐसा है। आपके बाल घुंघराले हो जाते हैं जब बालों में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर आप प्रोटीन लेते हैं, बालों में केराटिन करवाते हैं। कभी सुना है केराटिन प्रोटीन? जब बालों में प्रोटीन ज़्यादा होगा आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। देखा है चाइनीज़ लोगों को, देखा है कोरियन लोगों को, देखा है जापानीज़ लोगों को, अरे सब छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट लोगों को देखा है, उनके बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं क्योंकि वो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। जब प्रोटीन ज़्यादा लेगा उसके बाल हमेशा स्ट्रेट होंगे, लेकिन जो फॉस्फोरस वगैरह ज़्यादा लेगा उसके बाल कर्ल हो जाते हैं, कर्ली। तो याद रखिएगा, बालों में भी फॉस्फोरस होता है और ज़्यादा फॉस्फोरस लेने से आपके बाल कर्ली, घुंघराले बाल हो जाते हैं। और फॉस्फोरिक एसिड मतलब यहीं पर आपका काम आता है फॉस्फोरस। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोरस होता है, बाकी आप नहीं याद करो। हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है। देखो बच्चों एक चीज नोट कर लो, देखो प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में होता है अमाइनो एसिड, ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तीनों चीज नोट कर लेना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन एंड प्रोटीन में अमाइनो एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में क्या? फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नहीं पल्ले पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं कर सकते। थ्योरी बैच ऐसा ही होता है बच्चा। क्या हुआ? चलो आगे ना 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप 0। अभी तो बताया, 0 ग्रुप किसको बोलते हैं? सबसे आखिरी वाला। 0 ग्रुप के नाम लिखो क्या क्या होते हैं। देखो 0 ग्रुप में क्या आती हैं? इनर्ट गैसेस आती हैं। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या होता है? जो गैस किसी से रिएक्ट ना करें, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आती हैं? 0 ग्रुप। और 0 ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18। और कितनी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सन। ठीक है, चलो सीरीज का भी क्वेश्चन करवा दिया एंड मैंने ये भी करवा दिया कि ग्रुप नंबर 18 में आती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों इनको 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया ये किसी
किसी को भाव नहीं देती है। भाव नहीं देने का मतलब क्या हो गया, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पहले से स्टेबल है, तो क्यों भाव देंगी ये? भाई आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके भी तो भाव बढ़ जाएंगे, है ना? तो वैसे आप इनके भी भाव बढ़े हुए हैं, आप भी स्टेबल हो जाएंगे, ये पहले से स्टेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना बच्चों जल्दी से। क्या क्वेश्चन बोला है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? ओ बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं मानूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कैल्शियम नहीं, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट किसका सामान्य नाम है? बता दो तो जानूं मैं। देखिए इतने लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं करवाता तुम्हारी यूट्यूब पे, सीधा बोल रही मैं, कोई नहीं करवाता। चलो बताओ, हाँ जी बताओ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड? देखो हेमीहाइड्रेटेड का मतलब होता है हाफ H2O। अब तो समझ गए होंगे हाफ H2O किसके फॉर्मूले में आता है। अरे भैया एक ही फॉर्मूला था स्कूल में जो सबसे प्यारा लगता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। और एग्जाम इसका फुल फॉर्मूला लिख दो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। पानी का जब हाफ मॉलिक्यूल होगा तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर जैसे ही 2 कर दोगे क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम ये होता है हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। और फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। 2 H2O करते ही जिप्सम का बन जाता है, जिप्सम से ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझते हैं? हड्डियां टूट जाती हैं, प्लास्टर होता है ना, वही वाला प्लास्टर। चलो तो इसको अच्छे से नोट करना अपने कॉपी में। मजाक की बातें सो हैं लेकिन इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, तुम लोगों के कमेंट्स देखो क्या स्पीड से आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। तुम लोग सब इंटेलिजेंट हो, मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी से। क्या बोला है? एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। कौन सा एलिमेंट है जो बच्चों आपसे पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो प्रकृति में नेचुरल तरीके से नहीं होगा, हाँ उसको आप आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हो। वो कौन सा एलिमेंट है जो नेचुरल तरीके से नहीं है लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको बना सकते हो? कोई बता सकता है कौन सा एलिमेंट है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। हाँ जी, थोरियम, रेडियम थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 ही आज की क्लास का क्या था कि रेडियम की तो खोज हुई थी, और थोरियम भी होता है, याद रखिएगा, रेडियम भी होता है एंड यूरेनियम भी होता है। लेकिन प्लूटोनियम इज ए आर्टिफिशियल एलिमेंट या मैन मेड, ठीक है, बनाया गया है। और प्लूटोनियम का सिंबल PU होता है, PO मत कर देना। PO क्या होता है? पोलोनियम होता है PO, ठीक है। PU प्लूटोनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये चारों के चारों लिख लेना, जिनसे गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एमिट होती हैं, उत्सर्जन होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है प्लूटोनियम का? 94। चेक कर लेना, शायद 94 ही होना चाहिए, ठीक है। 94 एटॉमिक नंबर होता है। प्लूटोनियम एक मेन मेड या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट है, ठीक है। ये नहीं लिखना किसने बनाया, 3 साइंटिस्ट जुड़ के एक साथ बनाया था, नाम ही ऐसे तुम याद ही नहीं कर पाओगे। एटॉमिक नंबर याद कर लेना। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाँ जी, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे 6.9 के लाइक्स हैं, मुझे यहाँ पर 7000 लाइक्स चाहिए। और एप्लीकेशन वाले बच्चों जवाब दिया करो, सोना नहीं है। फिर प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या हुआ, टारगेट बैच का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन पर प्रवीण कुमार आंसर दे रहे हैं, रोहित 2 रोहित हो क्या? तुम डबल हो क्या? कार्बन हो क्या? चलिए, उसके अलावा मैम हम साइंस का बैंड बजा देंगे एग्जाम में। अच्छा, यही मैं चाहती हूँ, बस तुम लोग एग्जाम देकर आओ, उस दिन ये बोलो मैम बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हमसे, बाकी मुझे नहीं मतलब, मैथ्स रीजनिंग से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो तुम जानो, तुम्हारे टीचर्स जाने। चलो चले अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज इज नॉट ए बेसिक नेचर? हमारे घरों में काम आने वाली सामग्रियां वो कौन सी सामग्री है जो
बेसिक प्रकृति की नहीं होती है। बेसिक बोले तो क्षारीय प्रकृति की जो नहीं है, मतलब जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम है, वो कौन सा है वो पूछा है। टूथपेस्ट नमक सॉरी मेरे को वो ऐड याद आ गया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, आप याद रखना हमारे टूथपेस्ट में बेसिक नेचर का होता है 8 से 9 पीएच वैल्यू होता है इसका, तो ये तो होगा नहीं। आपसे नहीं है पूछा है। विनेगर, अरे वाह, विनेगर एक एसिड होता है, और विनेगर में एसिड होता है, और एसिड कौन सा होता है सिरके में? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला बताना जरा, CH3COOH। और बच्चों इसकी पीएच वैल्यू तो लेस देन 7 होती है, मतलब ये एसिडिक है। तो आपसे यही तो पूछा, कौन सी एक घरों में काम आने वाली सामग्री जो बेसिक प्रकृति की नहीं है मतलब जो एसिड है। एसिड कौन सा? विनेगर। सिरका जानते हैं ना, चाउमीन वगैरह में डलता है, या प्याज वाले सिरके में प्याज डाल के रखते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है ये। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, फॉर्मूला होता है लेस देन पीएच वैल्यू 7 होती है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। हाँ जी, वॉशिंग सोडा कहाँ काम आता है? इसको धावन सोडा बोलते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा काम में आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर गलत पढ़ाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स को नहीं आता है, मुझे आता है, तुम लोग ईगो पे ले जाओगे। मैं ये कह रही कि टीचर्स को आता है लेकिन वो बात बोलना भूल जाते हैं। देखो बच्चों, 2 चीज़ होती हैं, Na2H2O3, ध्यान से सुनना, सॉरी Na2H, थायोसल्फेट तो ना बोल रहे हैं, शाम होते होते पढ़ाने का। Na2CO3, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में काम आता है कौन सा? देखो, अगर आप सिर्फ Na2CO3 की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम होता है सोडा ऐश। पर जब आप इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे तब बनेगा Na2CO3.10H2O, और 10 को बोलते हैं केमिस्ट्री में डेका। सुना है डेका? पेंटा हेक्सा हेप्ट सेप्ट ऑक्टोरॉन्डक। डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये होता है बच्चों वॉशिंग सोडा, ये है धावन सोडा। हिंदी में बोलेंगे धावन सोडा, इंग्लिश में बोलेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में काम आता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं तो ऐसे बता देते हैं कि ऐसे, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नहीं, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडा ऐसे। जब 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करोगे तभी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, हो गया। तो क्या पूछा था कि कौन सा एक हाउस होल्ड सब्सटेंस है जो बेसिक नेचर का नहीं है? तो एसिड ढूंढना था। एसिड किस में था? विनेगर में, सिरके में। हो गया मैम। चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। जाना नहीं है, पूरे क्वेश्चन करके जाना है। जाओ तो अगली बार मत आना, ठीक है? चलो, मेरी क्लास में नहीं आना। मुझे बच्चे कम चल जाएंगे लेकिन मुझे अच्छे बच्चे चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं सुंदर हूं दिखने में, जो पढ़ने के इच्छुक हों। देखिए, एसिड रेन is capable of damaging the buildings and historic monuments which are made up of rocks such as limestone and marble, which among the following is the end product of such reaction? ताज महल की पॉलिश, उसकी जो वाइटनिंग है वो पीली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि एसिड रेन होती है, वहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, कि जो ताजमहल जैसी चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, जिनके अंदर लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल के बने हुए होते हैं, जो उसके ऊपर अगर एसिड रेन होती है तो वो पीले, येलोइस पड़ जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं। जैसे ताजमहल पे हुई थी आज से 4-5 साल पहले, फिर उसकी पॉलिश
पॉलिशिंग, उसका संगमरमर जो है उसकी वापस वाइट पॉलिशिंग कर रहे हैं, उस पर बहुत खर्चा भी हो रहा है ना। तो आपसे पूछा है कि इस केमिकल रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आप बताएंगे बच्चों कि इसके अंदर जो एसिड रेन होता है उसके अंदर 2 एसिड होते हैं। कौन कौन से एसिड होते हैं एसिड रेन के अंदर? चलो जरा नोट करना इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लेना बस आप, ऐसा कैसा। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, हर साल की पहली बारिश में एसिड घुला हुआ आता है। अम्ल वर्षा कौन कौन होगा? तो आप बताएंगे बच्चों HNO3, और दूसरा कौन सा होगा, मैं तो खुद भूल गई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये होता है नाइट्रिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ, एसिड रेन कॉज करने वाली आपसे पूछ लें कि एसिड कौन कौन सी हैं, तो यही हैं। अब ये क्या होती है बच्चा, ये आपकी एसिड रेन हुई किसी, जैसे मान लो ताजमहल के ऊपर हुई, तो ताजमहल का जो मार्बल है या वो किसका बना हुआ है, मार्बल या उसकी जो वाइट पॉलिशिंग है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्काइट की बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बनता है आप बताओगे? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। ये देखो यहाँ कैल्शियम है, यहाँ क्या है SO4, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है CaSO4 डॉट 2H2O, तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर जिप्सम बनेगा। बस यही क्वेश्चन था। लैंग्वेज टफ हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो। ये अम्ल वर्षा करवाने वाले एसिड थे, जब इन एसिड की बारिश होगी, बारिश पानी में घुल के आएगा, तो पानी तो है ही। ये मार्बल लगा हुआ है आपकी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट बन गया, और पानी क्या बन गया? जिप्सम। तो बाई प्रोडक्ट जिप्सम भी बनता है यहाँ पर। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सच है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे बच्चों, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बैच है, बिल्कुल। साइंस स्पेशल 9 ज्वाइन करो, ज्वाइन साइंस स्पेशल 9, साइंस स्पेशल, स्पेशल है ना हरियाणा राजस्थान वालों की अंग्रेजी ऐसी होती। चलो बताऊं, नेक्स्ट चलूं क्वेश्चन पे। साइंस स्पेशल 9 बैच है बच्चा, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। RRB NTPC के लिए भी बैच है, आप डाउनलोड करो टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन। सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन। आज ही जाओ डाउनलोड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और जब 25 क्वेश्चन हो जाएं तो मुझे बताना ना भूलें कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस हो गए ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के। चलो बताएंगे किसी दिन हमारी क्वालिफिकेशन भी आपको। पहले यहाँ क्वेश्चन पे आइए, आपसे पूछे कि ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। आपने पानी के साथ अल्कोहल को घोल कर एक मिश्रण बना लिया, तो इसको कौन सी प्रोसेस के द्वारा आप उसको सेपरेट कर सकते हैं? लिक्विड का लिक्विड के अंदर, अल्कोहल भी लिक्विड और आपका पानी भी लिक्विड। तो आप इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस के द्वारा इसको आप अलग अलग कर सकते हो? जल्दी बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा? हाँ जी, क्या आंसर होगा? कौन सी प्रोसेस के द्वारा पानी में घुली हुई अल्कोहल, अब पानी में घुलने के बाद अल्कोहल को कौन सेपरेट करे? ठीक है, उसके बाद तो सीधा समझ गए ना तुम, आगे है ना। चलो समझ गए। तो पानी के अंदर अल्कोहल घुलने के बाद किसको केमिकल रिएक्शन याद आती है? लेकिन आज के बाद याद आएगी, जब जब अपने पैग बनाओ, जब जब पानी के अंदर अल्कोहल डालो, वैसे अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन इज वेरी वेरी डेंजर टू योर हेल्थ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आसवन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने की प्रोसेस, और इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान पर बॉईल किया जाता है और दोनों सेपरेट होते जाते हैं अलग अलग तापमान पर बच्चे कह रहे हैं मैम कैसी बातें कर रही हैं आप। देखो कभी कभी क्या होता है, अब क्या है, मैं भी आप जैसी हूँ,
है ना, आप लोगों जैसी हूँ, आप लोगों की उम्र की हूँ, हो सकता है 2-4 साल बड़ी हूँ, या हो सकता है 2-4 साल छोटी हूँ आप लोगों से। अब तुम लोगों से मजाक नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, तुम बताओ यार। 10 घंटे आज मैं सुबह से ना 10 घंटे पढ़ा चुकी हूँ, रात के 12 बजने वाले हैं। इस टाइम अगर मजाक नहीं करूँगी तो कैसा मूड हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इसलिए बच्चों करना पड़ता है, और आप भी मजे मजे में पढ़ो, बढ़िया है ना। चलो तो याद रखिएगा, जब पानी के अंदर अल्कोहल मिलाते हैं या अल्कोहल के अंदर पानी मिलाते हैं, वो आपकी मर्जी है और वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। तो लिक्विड को लिक्विड के अंदर घोलोगे तो बच्चों उसको कैसे सेपरेट करते हैं, तो अलग अलग तापमान पे रखोगे आप। एक चीज अलग तापमान पे सेपरेट हो जाएगी, दूसरी अलग, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग पे रखना डिस्टिलेशन आसवन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22। मैम आराम कर लो, नहीं आराम नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है तुम लोगों को, साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने दूंगी। हंसो नहीं तुम लोग सारे, ठीक है, हंसो नहीं। चलो हाँ जी, साइंस स्पेशल का बैच है, जॉइन साइंस स्पेशल 9 नंबर बैच एंड जॉइन एनटीपीसी टारगेटेड या जॉइन एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच, ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। चलो नेक्स्ट है, Which of the following 3 elements mostly used in chemical fertilizer? फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं उर्वरक, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, खाद वगैरह, है ना, जैसे यूरिया फर्टिलाइजर का काम करती है। तो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से एलिमेंट काम आते हैं? ऑप्शन देखो ही ना, मेरी बात सुन लो, NPK, तीनों को ढूंढ लो, तीनों को ढूंढ लो, वही ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों फर्टिलाइजर खाद उर्वरक बनाने में काम आते हैं। N बोले तो नाइट्रोजन, P बोले तो फॉस्फोरस, K बोले तो पोटेशियम। तीनों वाला ऑप्शन ढूंढ लो, खाद बनाने में काम आते हैं। ये रहा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। NPK, सोडियम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, तीनों मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, उर्वरक बनाने में, खाद वगैरह बनाने में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे। और तीनों प्लांट्स के लिए जरूरी हैं, तीनों प्लांट्स के लिए जरूरी हैं। चलें आगे। तो NPK ऐसे याद कर लो, NPK NPK NPK, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 23। अरे भाई चल तू भी तो, देखो कितने टाइप के डिज़ाइन बना के लाए आज तुम्हारे लिए हम PPT में। कभी पटाखे बज रहे हैं इसके अंदर, कभी इसमें आतिशबाजियाँ हो रही हैं, कभी पर्दे निकल रहे हैं, सारा इंटरटेनमेंट है मेरी क्लास में, ठीक है। चलो बताना ज़रा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देना। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? जल का अधिकतम घनत्व है कितने डिग्री सेल्सियस पे? हाँ जी, अब ये क्वेश्चन तो हर कोई बता देगा, ये क्वेश्चन नहीं बताया तो समझ लो तुम लोग कभी साइंस पढ़ने के लायक ही नहीं हो, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। अब इसका आंसर बताऊंगी नहीं मैं। अब यार ये क्या बताऊं कि पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, बताती रहूं क्या? ये तो तुम लोगों का कॉमन, नहीं तो बच्चों वाली बातें, ये नहीं पढ़ाया जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के क्लास के लास्ट, जल्दी से ध्यान से सुन लो। और ये क्वेश्चन BPSC का एग्जाम का क्वेश्चन है, बस मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी। BPSC, तुम लोग सोचते होंगे मैम तो सिर्फ ग्रुप D और NTPC वालों को पढ़ाती हैं, नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी क्लास में, साइंस एक बार पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि आप कोई भी एग्जाम दो, छोटा बड़ा सब में काम आए। मैं ऐसे ही बोलती हूँ क्योंकि भाई साइंस कॉमन है। आप मुझे बताओ, कान है तो कान तो यहीं रहेगा ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना NTPC के एग्जाम में कान यहाँ लग जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज बटर ऑफ टिन? टिन का सिंबल क्या होता है? SN। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। टिन का बटर, अब बटर का मतलब खाने वाला नहीं है, ठीक है। टिन का बटर किस केमिकल कंपाउंड को टिन का बटर कहा जाता है? अब बच्चों मैं ना एक आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगी, उस फॉर्मूले से आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लो, SnCl4। SN क्या हो गया? टिन क्लोराइड, या इसको टेट्रा टिन क्लोराइड भी बोलते हैं। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो आप। अब इसको आंसर ये करेंगे, देखो स्टेनिक क्लोराइड, इसको बच्चा स्टेनिक क्लोराइड भी बोला जाता है, आप लिख लेना। इसको आप बोलो टिन क्लोराइड, इसको बोलो आप स्टेनिक क्लोराइड, इसको आप बोलो बटर ऑफ टिन, तीनों ही नाम इसी के होते हैं। या आप इसको टेट्रा
टिन क्लोराइड भी नाम देते हैं। टेट्राक्लोराइड 4 होते हैं ना, तो 4 जुड़े हुए ना यहाँ पे। तो बच्चों इसी को बटर ऑफ टिन कहा जाता है। अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस इसका कंपाउंड है, इसको नाम दे दिया और कोई नहीं है। तो स्टेनिक क्लोराइड याद रखिएगा, ना तो सोडियम परबोरेट होता है ना पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट तो KNO3 होता है, जिसको गन पाउडर, गन के अंदर जो बारूद होता है उसमें काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? MgOH ट्वाइस। क्या काम आता है ये एज ए एंटा एसिड, एसिडिटी रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। डाइजिन वगैरह टैबलेट में आता है, इनो में आता है, लेकिन क्वेश्चन में था बटर ऑफ टिन। टिन का सिंबल SN, तो याद कर लो SnCl4 को ही हम बटर ऑफ टिन बोलते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद हम ये रंगारंग कार्यक्रम बंद कर देंगे यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। अरे इतना इजी क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन तो बता दोगे, इसका आंसर नहीं दूंगी मैं। अब इसका आंसर क्या दूं मैं? द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? P और N, P और N, और P और N, तो P और N ढूंढ लो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन्हीं दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो किसी भी एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो उसके सेंटर में होता है, वो उसके न्यूक्लियस में होता है। उसका परमाणु भार कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है, P+N। इसी को हम परमाणु भार बोलते हैं। तो किसी भी परमाणु का एटॉमिक मास भार, केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान एक ही चीज होती है। द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, और नाभिक का मतलब जोड़, किसका? और नाभिक के अंदर किसका जोड़? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, ऐसे बाहर ऑर्बिट्स में रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये लो बच्चों, भले ही बोलने को 25 क्वेश्चन थे, पर मेरा यकीन मानो मैंने आपसे 50 से ज़्यादा करवा दिया। आपको क्वेश्चन 50 से ज़्यादा करवा दिए होंगे। That's all for today. खत्म मामला आज के लिए। आप सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम बात आज के लिए खत्म हो गया है, इतनी सारी चीजें। चलो मैं अब ओके, आप सुनो मेरी बात। सबसे पहले जाओ डाउनलोड करें टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन। आप जाओ हमारी एप्लीकेशन टाइम्स कोचिंग का ऐप डाउनलोड करो। इंक्वायरी नंबर ये चारों नंबर हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी टाइप की इंक्वायरी करनी हो, फॉर यूट्यूब क्लासेस, फॉर पेड कोर्सेज, इन चारों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। अब ये नहीं है सारा दिन आप लोगों के लिए इंक्वायरी वाले बैठे रहेंगे। ओके, चलो हो गया। अब इस क्लास का PDF कहाँ मिलेगा? हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो हमारा एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर इस लोगों के साथ है टाइम्स कोचिंग, और जब डाउनलोड करो तो रेटिंग देना भी ना भूलें। चलो चलें हम। अरे भाई, हम तो परेशान हैं तुमसे। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया ना इसका, इसलिए ऐसा हो गया आजकल। चलो अब मेरी बात सुनो। आप जिस भी बच्चे को हमारा NTPC का बैच ज्वाइन करना है, मैं बता देती हूँ, रेगुलर क्लासेस के लिए ये हमारे बैच चल रहे हैं। ये जो बैच है वो कंप्लीट थ्योरी का बैच है, और हमने बहुत हज़ारों लाखों NTPC के बच्चे पढ़ा रखे हैं। टीम कैसी है, कैसा पढ़ाया जाता है, उन बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। ये अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट 3 दिन बाद ये 1099 बन जाएगा। फिर मत कहना, इस शुक्रवार से इसका अमाउंट 1099 हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो NTPC में ये थ्योरी बैच है, कंप्लीट थ्योरी करवाएंगे। दिन में 2 क्लास साइंस की मिलती है, मैथ्स मिलता है 2 घंटे, 2 घंटे रीजनिंग होता है। ये प्रैक्टिस बैच है, जिसकी क्लास मैं अभी ले रही थी, मेरे से पहले DP सर ने ली। ये देखो, ये हमारे टीचर्स सूर में बहुत बच्चे पढ़ा रखे हैं इन टीचर्स ने। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ साइंस का ज्वाइन करना है, जॉइन साइंस स्पेशल 9 बैच, जॉइन साइंस स्पेशल 9, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का सारा लेवल आपका कवर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा NTPC वाले बच्चे इस मैथ्स के प्रैक्टिस बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी बैच आपको परचेज करना हो, आपके पास टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आते हैं और कह देते हैं फिजिक्स स्पेशल बच्चा, NTPC रेलवे के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस बैच को ज्वाइन करना मत भूल जाना। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस क्लासेस सब करवाएंगे टीचर, फिजिक्स अंकुर सर, न्यूमेरिकल्स सब करवाएंगे। अभी NDA का एग्जाम हुआ था, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे बैच आप पढ़ सकते हो स्क्रीन से। टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन होना चाहिए। और
अब मैं आपको बता दूं, कल आपका फिजिक्स का क्लास होगा, अटेंड कर लेना, अंकुर सर करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्लास की टाइमिंग कितने बजे होगी, सुनो ध्यान से, कल 8 से 9:30 अंकुर सर मिलेंगे तुम लोगों को। मैं इसलिए नहीं मिलूंगी क्योंकि कल अंकुर सर का डे है, वो क्लास लेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, मैम आपको देखते ही पूरी साइंस दिमाग में आ जाती है, अच्छा फिर तो मेरे को धंधा खोल लेना चाहिए। ये आपका ये वाला नहीं होता है अंधविश्वास वाला, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है ना, अंधविश्वास। आप मानते हैं हमारे राजस्थान में एक बाबा हैं, सुनना कभी, वो बाबा ऐसे करते हैं हाथ, और ऐसे करते हुए पत्थरी, स्टोन होता है ना किसी की, वो पत्थरी मेल्ट हो जाती है। ऐसी अवधारणाएं हैं राजस्थान के लोगों की कि कहीं पर भी किसी भी पार्ट में आपके पत्थरी हो, एक बाबा हैं वो ऐसे हाथ करते हैं, पत्थरी गायब हो जाती है। तो धंधा ही तो खोल रखा उन्होंने ऐसा, ठीक है। तो ऐसा तुम मुझे भी बना रहे हो क्या कि मैम आपको देखते ही साइंस दिमाग में सेट हो जाती है, हाँ? चलो हो गया, चलें अब, खत्म। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे आपने मुझे बोला था ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स का चैप्टर मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे चैप्टर पढ़ा दूंगी आपको। और एप्लीकेशन वाले बच्चों, कल की क्लास का टाइमिंग जान लो, कल आपका किस किस टाइम पर क्या क्लास होगा। प्रैक्टिस बैच की बात कर रही हूँ, कल 1 से 2 में रीजनिंग चलेगा, 1 से 2 में रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद 7 से 8 में मैथ्स होगा आपका, मैथ्स, एंड 8 से 9:30 में फिजिक्स होगा, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन के नीचे सॉरी, इस जो YouTube से देख रहे हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हैं कि अगली क्लास में मैं कौन से क्लास के क्वेश्चंस लेकर आऊँ, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊँ। वैसे मिक्स ही सही रहते हैं, आपका जो भी सजेशन हो मुझे वीडियो के नीचे बता दिया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ शनिवार और इतवार को, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख लूँगी। और इस संडे को हम एक मैराथन क्लास प्लान कर रहे हैं फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, ठीक है, या हमारे प्रैक्टिस बैच वाले ये भी आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, हमारी सेवा समाप्त होती है यहाँ पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, आपकी रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।